हे एवरीबॉडी, मैं अविनाश कुमार। आज हम लोग यूपीएससी सीएससी का एनवायरमेंट टॉपिक का जितने भी जो कन्वेंशन होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, डिक्लेरेशन होते हैं, ये सब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल नोट में देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये सारा आप ही के लिए बनाया है। 1971 से लेकर 2020 तक जितने भी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन हुए हम लोग एट अ कंपाइल्ड फॉर्म सीधा पढ़ने वाले हैं, और शॉर्टकट सिर्फ पढ़ने नहीं वाले हैं, आज हम लोग याद भी करने वाले हैं। देखिए 1971 में हुआ है रामसर कन्वेंशन, ये तो आप सबको मालूम ही है। तो देखिए 27 रामसर साइट्स है इंडिया में, और इसके बाद इसे ही कहते हैं वाटरफॉल कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटरफॉल किससे रिलेटेड है? रामसर से रिलेटेड है। सेकंड है 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन, और इसी से रिजल्ट आया यूएनईपी। जो यूएनईपी है ना, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन से ही निकल के आया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब इसे आप याद कैसे रख सकते हैं? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1971 के बाद 72 में ही स्टॉक आया है, तो ये समझिए कि स्टॉक कर रहा है ये रामसर को, और 1972 में क्या हो गया? स्टॉकहोम कन्वेंशन। देखिए 73 में हो गई साइट्स, और साइट्स को ही क्या कहते हैं? वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, मतलब ही कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, फ्लोरा और फौना आप जानते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को ही कहते हैं, इसे ही वॉशिंगटन डिक्लेरेशन कहते हैं। और ये देखिए लीगली बाइंडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या है? लीगली बाइंडिंग है। और देखिए यूपीएससी सीएससी में ये बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है, तो आपको याद रखना है कि साइट्स क्या है? लीगली बाइंडिंग है। याद कैसे रख सकते हैं? देखिए 71 के बाद एक छोड़ करके क्या है? रामसर को साइट्स कहते हैं, तो ये समझिए कि स्टॉकहोम के बाद साइट्स है, पर ये सी से स्टार्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए 79 में क्या है? सीएमएस है, मतलब कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, और इसे ही बोन कन्वेंशन कहते हैं, और इसके भी रिजल्ट में यूएनईपी ही निकल करके आया। यूएनईपी के ऊपर ही डिस्कशन हुई। नेक्स्ट बात करते हैं 1982 में, इसमें नैरोबी डिक्लेरेशन हुआ, और नैरोबी डिक्लेरेशन किससे इंपॉर्टेंट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल्स हैं, पहले 169 थे, उसे मिलेनियम गोल्स कहा जाता था। और ये देखिए जो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये 2030 तक कंप्लीट करना है। और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको मालूम ही होंगे। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको उसका याद करने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हालांकि मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर चुका हूं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, इस तरीके से है। ठीक है, 1985 में क्या हुआ? वियना कन्वेंशन हुआ। देखिए याद करने वाली बात रही, तो देखिए आपको सीएमएस बोन कन्वेंशन तक याद है। देखिए नैरोबी डिक्लेरेशन आप 82 में याद रख सकते हैं। इसका फिर 85, देखिए जो 82 वाला है ना नैरोबी डिक्लेरेशन, ये क्या है? स्टॉकहोम के 10 ईयर्स के बाद हुआ है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि स्टॉकहोम के 10 ईयर्स के बाद क्या हुआ? नैरोबी डिक्लेरेशन हुआ है। 1985 में क्या हुआ? वियना हुआ। वियना डिक्लेरेशन, इसके अंदर क्या हुआ? वियना डिक्लेरेशन के अंदर हम लोगों ने ओजोन लेयर के ऊपर फोकस किया कि ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। और इसके बाद फिर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, सो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। अभी तक लीगली बाइंडिंग कौन सी मिली है? सिर्फ और सिर्फ साइट्स मिली है। लीगली बाइंडिंग कौन सी मिली है? सिर्फ साइट्स मिली है। ठीक है, 1987 में क्या आ गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया, मतलब वियना के 2 साल के बाद, वियना के कितने 2 साल के बाद 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया, और इसमें ओजोन लेयर के ऊपर फोकस किया गया था, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के ऊपर। लेकिन इसमें क्या किया था? ओडीएस के ऊपर फोकस किया गया था, मतलब कि क्या? ओजोन लेयर के डिप्लीशन के ऊपर, मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के ऊपर। ओडीएस मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये लीगली बाइंडिंग था, लीगली बाइंडिंग था, याद रखिए। इसमें जीएचजी के बारे में बात नहीं हुई। ठीक है, और उसके बाद फिर इसे ही कहा जाता है ब्रूटलैंड कन्वेंशन, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर फोकस किया गया था 1987 में ही ब्रूटलैंड कन्वेंशन के अंदर। ठीक है, इसका फिर 1992 में ये बहुत ही फेमस रियो अर्थ समिट हुआ था। ये आप सबको मालूम है, रियो अर्थ समिट, और इसे ही रियो डी जेनेरियो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, जो कि कहाँ हुआ था? ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में, उसके कैपिटल में। ठीक है, और इसके अंदर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियो डी जेनेरियो भी लीगली बाइंडिंग है। और लीगली बाइंडिंग के अंदर कौन सी 3 चीजें हैं? देखिए सीबीडी है, यूएनएफसीसी और यूएनसीसीडी है। मतलब कि कौन सा? सीबीडी मतलब कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनएफसीसी मतलब कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका फिर यूएनसीसीडी मतलब कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, सीडी मतलब है कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसी के अंदर एजेंडा 21 की बात की गई। ठीक है, इसे ही एजेंडा 21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई थी। ठीक है, और इसके बाद फिर अगर हम लोग नेक्स्ट पे चलें तो देखिए यूएनएफसीसी आ जाता है। यूएनएफसीसी में भी क्या हो गया? ग्रीन हाउस गैस कम करने की बात की गई थी, और ये भी लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो आप याद रख सकते हैं। और इसमें क्योटो प्रोटोकॉल को नेग्लेक्ट किया गया था। देखिए नेक्स्ट है सीबीडी। सीबीडी भी 1992 में ही हुआ है। सीबीडी किसमें हुआ? 1992 में, मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये क्या है? लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही बताया सीबीडी, यूएनएफसीसी और यूएनसीसीडी ये तीनों के तीनों लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, यूएसए ने इसे साइन किया था, बस इसे रेटिफाई नहीं किया था सीबीडी को। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। और देखिए सीबीडी के अंदर ही 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, जिसे कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल कहते हैं, नगोया प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सो कार्टेजिना किस में आया था? 2000 में आया था, और नगोया आया था उसके 10 साल के बाद, जो कि 2010 में आया था। दोनों में किसके ऊपर फोकस किया जाता था? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर फोकस किया गया था। नेक्स्ट है यूएनसीसीडी, जो कि 94 में आया। आप में से बहुत सारे लोगों का 94 डेट ऑफ बर्थ होगा, इस तरीके से याद रख सकते हैं। यूएनसीसीडी, ठीक है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो कि आप जानते हैं कि डेजर्टिफिकेशन आजकल डेजर्ट बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है। डेजर्टिफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, प्रीवियस ईयर में। और इसी तरीके से यूएनसीसीडी भी क्या था? मतलब कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के ऊपर था, और ये भी लीगली बाइंडिंग था। ये आपको याद रखना, ये लीगली बाइंडिंग था, और ये रियो के अर्थ समिट एजेंडा 21 से ही निकल करके आया। और इसी में से, मतलब यूएनसीसीडी में से कनाडा ने लास्ट टाइम पे विड्रॉल कर लिया था। ठीक है,
उसके बाद फिर देखें 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल आप कैसे याद रख सकते हैं 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए क्यों मतलब कि क्यों क्यों समझ गए। तो 2000 के पास आने वाला है ना, तो आप याद रखिए कि बस 3 साल पीछे है, तो क्यों मैं पहुंचूं 3 साल से पहले ही मैं हो जाऊंगा। ठीक है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल याद रख सकते हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल के 3 इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट निकले थे वो क्या थे। देखिए सीडीएम था, इमिशन ट्रेडिंग था, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन था। ठीक है तो सीडीएम में क्या था, क्लीन डिफेंस मैकेनिज्म। तो क्लीन डिफेंस मैकेनिज्म में आपको क्या करना है कि अपना जो कंट्री है उसे क्लीन रखना है और उसका ज्यादा इमिशन नहीं करना है। नेक्स्ट इमिशन ट्रेडिंग, अगर आपके पास ज्यादा हो जाता है तो आप किसी दूसरी कंट्री को आप दूसरे कंट्री में आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने में। और फिर तीसरा ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जो दो डेवलप्ड कंट्री है वो आपस में अगर किसी एक का टारगेट ज्यादा हो गया और दूसरे का कम है तो ज्यादा वाली कंट्री कम वाले में इन्वेस्ट कर सकती है, मतलब डेवलप्ड कंट्री में, हालांकि वो अगर क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है तो भी, समझ गए। और फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में भी कर सकते हैं इमिशन ट्रेडिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि बाकी लोग नहीं बताते हैं। ठीक है प्रोटोकॉल में भी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर फाइट करने के ऊपर फोकस किया गया था और ग्रीन हाउस गैस के ऊपर हमें कम करना है, इस चीज के ऊपर फोकस किया गया था। इसे 2005 में इफेक्ट में लाया गया, मतलब 2005 में इसका फाइनली इंप्लीमेंटेशन हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल भी लीगली बाइंडिंग है। ठीक है क्योटो प्रोटोकॉल क्यों लेकिन याद करना है कि क्योंकि लीगली बाइंडिंग है, तो इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल को बहुत अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है और देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में 6 जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको रिकॉग्नाइज किया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें CO2, NO2, CH4, HFCs, PFCs, SF6 इन 6 गैसेस को रिकॉग्नाइज किया गया। आपको याद रखना है, इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि इन 6 गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, नहीं है। CO मतलब नहीं है, तो याद कौन सा रखना है, CO2 है, NO2 है, CO2 NO2 है। इसमें CO भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है, उसके बाद फिर SO2 भी नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है, सिर्फ NO2 है। तो देखिए याद रखिए CO2 NO2, उसका फिर CH4 मतलब इसमें मीथेन है, इसका फिर HFCs PFCs इन दोनों को साथ में याद रखिए। और फिर SF6 मतलब कि क्या, और हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रोटोकॉल के बाद जो 1998 है, मतलब 19 क्योटो प्रोटोकॉल के नेक्स्ट ईयर रॉटरडैम कन्वेंशन है। रॉटरडैम किसके ऊपर है, हैजार्डस केमिकल वेस्ट के ऊपर है। ठीक है हैजार्डस केमिकल वेस्ट के ऊपर है और ये यूएन की ट्रीटी है। ठीक है यूएन की ट्रीटी मतलब यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है। रॉटरडैम कन्वेंशन मतलब कि आपको हैजार्डस केमिकल वेस्ट को ज्यादा नहीं फैलाना है, बिल्कुल नहीं फेंकना है। जो हैजार्डस केमिकल होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो वेस्ट होते हैं, ये सारे को हमको नहीं फैलाना है। देखिए 2000 में कार्टेजेना प्रोटोकॉल है और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, ऊपर की CBD का ही हिस्सा है। ठीक है इसी में कार्टेजेना प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था 2000 में है। और 2010 में कौन सा है, नगोया प्रोटोकॉल, जो कि अब कमिंग में आएगा। ठीक है 2001 में ही स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ। देखिए इसमें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो पहले वाला था, ठीक है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कौन सा था, पहले वाला था, 1972 वाला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था। और जो 2001 है ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है आप इसे ध्यान रखिएगा। इसमें POP को लेस करने के ऊपर बात की गई, POP को क्या कम करने की बात की गई। POP मतलब कि क्या, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है जो कि पॉल्यूटेंट्स हवा में घूमते रहते हैं और इसे ही जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है इसे ही डर्टी डजन का नाम दिया गया। तो सो डर्टी डजन किस चीज से रिलेटेड है, 2001 के स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये भी यूनाइटेड नेशन की एक ट्रीटी थी। और 2005 में क्या किया गया, रेड और रेड प्लस प्लस। और ये क्या है, देखिए इसमें भी इमिशन को कम करने के ऊपर फोकस किया गया, बट विद रिस्पेक्ट टू डिफॉरेस्टेशन, जो कि हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पेड़ों को जो काट रहे हैं, बस उससे हमें इसको बचाना है। सो बट इंडिया ने इसमें रेड में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब जो 2010 का आ गया नगोया प्रोटोकॉल, जो कि हम लोगों ने देखा था कि कार्टेजेना और नगोया प्रोटोकॉल निकल करके आया था, किसी CBD से निकल के आया था। तो ठीक है नगोया प्रोटोकॉल में भी किसके ऊपर बात की गई है, बायोलॉजिकल सेफ्टी के ऊपर बात की गई है। ठीक है और ये भी एक एग्रीमेंट था। 2012 की बात करें, रियो डी जेनेरियो और समिट का देखिए 20 साल पूरे हो गए। कहां पर हुआ था, 1992 में हुआ था। 1992 में रियो और समिट हुआ था ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। उसी के देखिए 20 साल पूरे हो गए। तो हम लोगों ने 2012 में क्या किया, रियो +20, और इसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रोग्रेस के ऊपर फोकस किया गया। हम लोगों ने उस समय भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया था। रियो क्या था, लीगली बाइंडिंग था, याद रखिए। साइट्स लीगली बाइंडिंग था, एक ये मॉन्ट्रियल लीगली बाइंडिंग था, फिर रियो भी लीगली बाइंडिंग था, याद रखना है आपको। देखिए ये 20th रियो की अर्थ समिट थी, 1992 का है, उसी की ही 20th समिट थी। ठीक है फिर 2015 में किसके ऊपर फोकस किया गया, पेरिस एग्रीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2015 में क्या किया गया, पेरिस क्लाइमेट डील या फिर पेरिस एग्रीमेंट किया गया, COP21, जिससे कि ट्रम्प बाद में निकल गए थे। इस एग्रीमेंट किसके बारे में था, क्लाइमेट चेंज के बारे में था। ठीक है ये लीगली बाइंडिंग नहीं था, पेरिस एग्रीमेंट क्या था, लीगली बाइंडिंग नहीं था। ये 2015 में आया, लेकिन इफेक्ट कितने में हुआ, 2020 में इफेक्ट हुआ, 2020 में एकदम इंप्लीमेंट हुआ फाइनली ग्राउंड पे। ठीक है इसमें क्या क्या चीजें टारगेट की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीजें टारगेट की गई थी, देखिए पेरिस एग्रीमेंट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपको ग्लोबल टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, बिलो इंडस्ट्रियल लेवल, प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जो कि इंडस्ट्रियल लेवल 1850 के बाद का है, उससे हम लोगों को कम रखना है। इसको कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही लिमिट करें। जो सेकंड वाला है वो क्या है, जो इंडिया का NDC है, उसमें GHG पर यूनिट, जो कि जो ग्रीन हाउस गैस हम लोग इमिट करते हैं पर यूनिट ऑफ GDP के, वो हमको क्या करना है,
33 से लेके 35 मतलब 33 to 35% ही रखना है बिलो 2005 लेवल बाय 2030 तक हम लोगों को लिमिट करना है। और जो तीसरा था इसमें हमको क्या करना है 2030 तक 40% ऑफ एनर्जी हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से ही हम लोग जनरेट करेंगे। ये तीनों हम लोगों का टारगेट है। देखिए ग्लोबल टेम्परेचर हम लोगों को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। इसके बाद जो जीएचजी पर यूनिट है ये हम लोग को 33 to 35% बिलो 2005 लेवल रखना है। और इसके बाद फिर 40% ऑफ एनर्जी जो होनी चाहिए हम लोग नॉन फॉसिल से ही यूज करेंगे। ये तीनों का तीनों हमारे पास टारगेट था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग का ये भी टारगेट है कि कार्बन सिंक हम लोग को क्या करना है 2.5 to 3 बिलियन टन 2030 तक क्रिएट करना है। कार्बन सिंक आप जानते ही हैं, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज सीसीएस का एक जो पार्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं कार्बन को कहीं से जहां से निकल रहा है हम लोग उसे कार्बन को एकदम स्टोर करते हैं और जहां पर छोड़ देते हैं जहां पर बहुत सारा अच्छा खासा एक्वेटिक लाइफ है, मतलब वाटर के अंदर छोड़ सकते हैं, रॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं, फॉरेस्ट के अंदर छोड़ सकते हैं। देखिए यूएसए ने इसी में से ही विड्रॉ किया था जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, इसके बाद 2016 में फाइनली हुआ किगाली अमेंडमेंट जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ही अमेंड किया गया। ठीक है, जहां पर दोहा में इंडिया ने भी इसे क्या किया था, दोहा प्रोटोकॉल में, दोहा डिक्लेरेशन में इंडिया ने भी इसे अमेंड किया था। किगाली अमेंडमेंट को इंडिया ने साइन किया है। ठीक है, इसमें भी O3 मतलब ओजोन लेयर को डिप्लीशन को कम करने की बात की गई है। ये जो देखिए 1987 का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसी का ही ये क्या है किगाली अमेंडमेंट, उसका ही मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, उसका फिर इसमें भी HFCs को कम करने की बात की गई 80 to 85% बाय 2045। ठीक है, 2045 तक हम लोग को HFCs को भी कंट्रोल करना है और ये लीगली बाइंडिंग है भैया, लीगली बाइंडिंग ऑन मेंबर कंट्रीज है फ्रॉम 2019। और यहीं पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं बहुत सारे कन्वेंशन, बहुत सारे प्रोटोकॉल। अगर इसमें से कुछ छूट गया है तो आप मुझे बताइए, जैसे कि आई थिंक बेसिल कन्वेंशन छूट गया जो 1989 का हिस्सा था। तो इस तरीके से अगर आप मेंशन कर सकते हैं, अगर आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि आपको और किस चीज़ की इंपॉर्टेंट है तो मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। हम लोगों ने 1973 to 2016 किगाली अमेंडमेंट तक सारा कुछ डिस्कशन कर लिया है। आई होप दिस वीडियो गोना वेरी हेल्पफुल टू यू बिकॉज इसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू, ऑन फोकस ऑन योर स्टडीज।